हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी अध्यापिका। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जो कि त्रिलोचन जी के द्वारा रचित कविता है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको त्रिलोचन जी के बारे में बताते हैं। त्रिलोचन जी का मूल नाम था वासुदेव सिंह, जिनका जन्म सन 1917 में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये एक सफल कवि होने के साथ साथ एक सफल संपादक भी थे। इन्होंने अनेक महान काव्य रचनाओं का सृजन करके आधुनिक हिंदी कविता के विकास में सराहनीय योगदान दिया है। और इनकी आरंभिक शिक्षा जो थी वो स्थानीय पाठशाला में हुई और शास्त्री की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने MA अंग्रेजी में पूर्वार्ध परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। और श्री त्रिलोचन जी स्वभाव से अध्ययनशील व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त अनेक भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देश काल, रोज नामचा आदि इनकी कुछ रचनाएं हैं। और इन्होंने जो ये कविता लिखी है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये कविता धरती संग्रह से संकलित है और यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिक अभिव्यक्ति करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले शब्द, काले काले विशेषण का प्रयोग किया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उसमें दारुण यथार्थ का भी परिचय कराया जाता है। और इनकी भाषा शैली प्रसंगानुसार उर्दू, फारसी और लोक भाषा अंग्रेजी आदि शब्दों का इन्होंने सफल प्रयोग किया है और बिल्कुल लोक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो चलो अब हम करते हैं कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो ये एक गांव की सीधी सादी लड़की के ऊपर कविता है कि कवि इनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि चंपा तुम पढ़ाई करो, लेकिन चंपा को ये काले काले अक्षर बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, और उसके ऊपर ये कविता है। तो कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा जो है वो इन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वह आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब सवर निकला करते हैं, कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वह आ जाती है और चुपचाप खड़ी होकर सुनने लग जाती है। और उसे बहुत ही अचरज होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत हैरानी होती है कि ये काले काले अक्षरों से कैसे एक स्वर बन जाता है, कैसे एक आवाज़ बन जाती है। इन काले अक्षरों से निकला करते हैं कि इन काले काले अक्षरों से कैसे स्वर निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि चंपा जो है एक अनपढ़ लड़की है, उसे काले काले अक्षरों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो वो आ जाती है और इन काले काले अक्षरों को जब मैं पढ़ता हूँ तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, सुनकर हैरान हो जाती है और चुपचाप खड़ी सुनती रहती है और उसको समझ में नहीं आती ये किस प्रकार की ध्वनि और कैसे निकलती है। तो काले काले अक्षर शब्द का जो प्रयोग किया है वो विशेषण का प्रयोग किया है, काले काले अक्षर। तो इस कविता के अंदर देखो, भाषा बिल्कुल प्रसाद गुण और छंद मुक्त काव्य का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कहाँ पर किया गया है? काले काले अक्षर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, बिल्कुल साधारण से शब्दों का। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाला है, गाय भैंसे
रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है। तो कवि कहते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिताजी का नाम सुंदर है, जो कि एक गवाला है, गाय भैंस रखता है, गाय और भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है और चंपा इन पशुओं को लेकर इनको चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है। चंपा जो है बहुत ही अच्छी लड़की है और नटखट भी है। चंचल यानी नटखट है। तो कवि कहते हैं चंपा के पिताजी का नाम सुंदर है, जो कि एक गवाला है, गाय भैंसे रखता है और चंपा इन गाय भैंसों को लेकर चराने के लिए जंगल में जाती है। और चंपा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन साथ साथ वह नटखट भी है। चंपा बहुत ही नटखट लड़की है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कि चंपा जो है वो चंचल भी है, शरारती भी है और नटखट भी है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है और जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कहते हैं कि चंपा जो है बहुत ही अच्छी लड़की है, शरारती है, चंचल है यानी शरारती है, नटखट भी है और वह नटखट भी है। बहुत ही शरारती है, जो बहुत शरारत करती रहती है। कभी कभी उद्यम करती है और कभी कभी तो बहुत शरारतें करने लग जाती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है और कभी कभी वह मेरी कलम चुरा लेती है। मैं जिस कलम से लिखता हूँ मेरी उस कलम को वो चुरा लेती है। जैसे तैसे करके जब मैं उस कलम को ढूंढ कर लाता हूँ तो पाता हूँ कि कागज़ गायब है। जैसे तैसे करके जब चंपा मेरी कलम को चुरा ले जाती है तो मैं जैसे तैसे करके इधर उधर से अपने उस कलम को ढूंढ के लाता हूँ तो आकर देखता हूँ तो मेरा कागज़ ही गायब मिलता है। फिर कहते हैं कि परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कहते हैं कि फिर मैं इसकी शरारतों से बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो चंपा के बारे में कवि कह रहे हैं कि चंपा जो है एक अच्छी लड़की है, शरारती है और कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें करती है, तो कभी मेरी कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे करके मैं जहाँ कहीं इधर उधर ढूंढ के जब मेरी कलम को लेकर आता हूँ तब तक मेरा कागज़ गायब मिलता है। इस प्रकार चंपा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अर्थात कवि का कहने का भाव है कि चंपा अपने छोटे छोटे शरारतों से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। कवि ने इसमें अब कवि की जो अभिव्यक्ति है वो अत्यंत सरल और स्वाभाविक है और ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि भाई एक चौपाया है, चरवाहा है, ग्रामीण जीवन के बारे में इन्होंने बताया है और भाषा में निरंतर प्रभाव मिल रहा है। कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आ रही है, बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अब आगे कवि कहते हैं कि चंपा कहती है कि चंपा जब लेखक की कभी कलम चुरा लेती है तो कभी कागज़ चुरा लेती है। फिर जब उसको कवि गुस्सा करते हैं तो चंपा क्या कहती है? चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, कि क्या पूरे दिन तुम इस कागज़ पे ही लिखते रहते हो? क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर वो मेरे से पूछती है क्या तुम पूरे दिन जो ये कागज़ पर लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत ही अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं कि चंपा मेरे से सवाल जवाब करती है कि तुम सारा दिन इस कागज़ पर ही लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है? वास्तव में चंपा की दृष्टि पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता चंपा को, लेकिन वो कवि से पूछती है कि क्या तुम जो ये लिखते हो ये बहुत अच्छा काम है। यह सुनकर कवि उसकी इन अनचाही बातों को सुनकर, पागलपन की बातों को सुनकर
बहुत ही हंसने लग जाता है। फिर चंपा चुप हो जाती है और फिर कवि को हंसता हुआ देखकर चंपा बिल्कुल चुप हो जाती है। कवि को लगता है कि देखो, कवि चंपा की भावना को सुनकर हंसने लग जाता है कि कवि की हंसी सुनकर बिल्कुल चुपचाप हो जाती है और कोई भी उत्तर दिए बिना चंपा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ देखिए कि बिल्कुल हम कहीं पर भी इस पूरी कविता के अंदर अगर हम देखेंगे तो भाषा सरल, सहज, भावानुकूल है, लयात्मक है, गद्यात्मक है और साधारण शब्दों का प्रयोग कवि ने इसके अंदर किया है। बिल्कुल लोक भाषा का प्रयोग कवि ने इसमें किया है। और एक साधारण सी लड़की चंपा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चंपा जो है एक भोली भाली लड़की है, उसे ये पता नहीं है कि पढ़ना लिखना क्या होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई ये जो पढ़ना लिखना है ये अच्छा काम है, लेकिन वो बीच बीच में उससे सवाल करती है कि क्या ये कोई बहुत ही अच्छा काम है। यह सुनकर फिर कवि हंस देता है तो चंपा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। फिर चंपा चुप हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। फिर कवि कहते हैं कि उस दिन चंपा मेरे पास आई तो मैंने उसे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। तो कवि ने कहा कि कभी ना कभी ये ज़रूर काम आएगी, कि तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए। चंपा को कहते हैं कि मुसीबत में ये काम आ सकती है। हारे गाढ़े मुहावरे का प्रयोग किया है देखो यहाँ पर कवि ने कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा तुम भी पढ़ लो। कवि कहते हैं कि उस दिन जब चंपा मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, यानी मुसीबत में तेरे काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। फिर कवि चंपा को कहते हैं कि गांधी जी की भी यही इच्छा है कि सब आदमी पढ़े लिखें, सब आदमी पढ़ना लिखना सीखें, क्योंकि पढ़ने लिखने से ही हमारा जो उद्धार होता है, पढ़ने लिखने से हमारा विकास होता है। गांधी जी का उदाहरण देते हुए कवि चंपा को कह रहे हैं कि चंपा तुम भी पढ़ा लिखा करो। गांधी जी यही चाहते हैं कि हम सब पढ़े लिखें, हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे हों। तो इसमें देखो कवि कह रहे हैं कि भाई क्या यह काम चंपा कवि से सवाल जवाब कर रही है, क्या तुम ये पूरे दिन कागज़ पर गोदा करते हो कि काम बहुत अच्छा है। और कवि उनकी इस बात को सुनकर हंस देते हैं और कवि की हंसी सुनकर चंपा वहाँ से भाग जाती है। फिर कवि कहते हैं कि जब उस दिन चंपा मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लिया करो, हारे गाढ़े काम सरेगा, यानी मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी। और गांधी जी की भी यही इच्छा है कि अपने देश के सभी लोग पढ़े लिखे हों, पढ़ाई के बारे में जानें, पढ़ना सीखें, चंपा को बताते हैं। तो कवि गांधी जी का उदाहरण देकर कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी चाहते हैं कि हमारे देश का हर आदमी पढ़ना लिखना सीखे और पढ़ाई के बारे में उसे पूरा ज्ञान हो। कवि चाहता है कि चंपा अवश्य पढ़े, इसलिए उसको बार बार किसी ना किसी का उदाहरण देते रहते हैं। और कवि चाहते हैं कि चंपा को भी पढ़ लेना चाहिए। चंपा को पढ़ने के लिए उत्साहित करने की कोशिश करते हैं ताकि चंपा पढ़े और अपने भविष्य को संवारे। तो इस प्रकार कवि ने चंपा को पढ़ाने की बहुत कोशिश की है और उसको कभी गांधी जी का उदाहरण देते हैं तो कभी उसको कहते हैं कि ये तेरी मुसीबत में काम आएगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे कहते हैं कि चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं। अब चंपा देखो कैसे कह रही है,
वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा गांधी जी के बारे में, चंपा की जो धारणा थी, चंपा मानती थी कि गांधी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन चंपा को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखो चंपा क्या कर रही है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे कहाँ से हुए जब अगर वो पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि चंपा को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कहती है कि गांधी जी फिर कहाँ से अच्छे हुए कि जो मुझे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कवि ने देखो किस तरह से प्रदर्शित किया है कि चंपा को पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती तो वो गांधी जी को भी अच्छा नहीं मानती, क्योंकि उसे वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो उसे अच्छी लगें, वही दूसरे आदमी कहें। तो देखो क्या कह रही है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। चंपा अपनी बात को सार्थक और उचित सिद्ध करने के लिए कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, भला वे लोगों को पढ़ने लिखने की क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर कवि कहते हैं कि मैंने चंपा से कहा कि चंपा पढ़ना लिखना बहुत अच्छा है, पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चंपा के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। कवि ने बहुत कोशिश की है कविता के माध्यम से समझाने की चंपा को कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तुम गांधी जी की बात को गलत ठहरा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा कार्य है। तो अब देखो आगे क्या कहती है चंपा कि ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी। कवि इसको कह रहे हैं कि जब तुम्हारा ब्याह होगा और तुम गोने जाओगी। जब शादी के बाद लड़की को उसके ससुराल भेजा जाता था तो उसको गोना नामक प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो कवि कह रहे हैं कि जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा गोना हो जाएगा, अर्थात तुम जब अपनी ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। कवि कह रहे हैं कि कुछ दिन जब तुम्हारे साथ तुम्हारा बालम रहेगा, लेकिन बाद में जब वह कलकत्ता चला जाएगा, कुछ दिन साथ रहकर उसके बाद वह जब कलकत्ता चला जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी। बड़ी दूर है वह कलकत्ता जो है बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी, तुम अपना संदेशा उसको किस प्रकार से दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, जब उसकी चिट्ठी आएगी तो तुम कैसे पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि चंपा को समझाते हुए कह रहे हैं कि चंपा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपनी ससुराल चली जाओगी तो उस समय तुम्हारा जो बालम है, तुम्हारा जो पति है, वो कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेगा, फिर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, और वो कलकत्ता बहुत दूर है जहाँ से वह हर रोज़ वापस घर नहीं आ सकेगा। कैसे उसे तुम संदेशा दोगी, तुम अपना संदेश उसको कैसे पहुँचाओगी, और जब वो तुम्हारे पास चिट्ठी लिखेगा तो तुम कैसे उस चिट्ठी को पढ़ पाओगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना लिखना आ जाएगा तो अच्छा होगा। तुम अपने पति का पत्र पढ़ सकोगी और अपना संदेशा भी उसको भेज सकोगी। तो यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार का भी सहज प्रयोग किया गया है और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का भी कवि ने प्रयोग किया है। और कवि ने चंपा को बहुत समझाने की कोशिश की है कि पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर तुम पढ़ लोगी तो तुम अपने भविष्य में सफल हो जाओगी। तुम्हारा पति दूर होगा तो वह भी तुम उसका जो संदेशा पहुंचाना चाहोगी तुम आराम से पहुंचा सकती हो और उसकी चिट्ठियों को आराम से पढ़ सकती हो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पढ़ोगी तो तुम किस प्रकार से संदेश पहुंचाओगी और किस प्रकार से उसका संदेश समझ पाओगी। चंपा बोली,
कि कैसे उसका पत्र पढ़ोगी। चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। कवि कह रहे हैं कि किस प्रकार से तुम उसकी चिट्ठी पढ़ोगी और पढ़ लेना जो है वो बहुत ही अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो। अब चंपा उसको कहती है कि देखो तुम कितनी झूठ बोलते हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतना झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और ना कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ते में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। अब चंपा कह रही है कि चंपा बोली, तुम कितने झूठ बोलते हो। हे भगवान, तुम पढ़े लिखे इतने झूठ बोलते हो। अब कहती है कि मैं तो कभी भी शादी ही नहीं करूँगी, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूँगी, कलकत्ता में उसको जाने ही नहीं दूँगी। अब चंपा उसके ऊपर, कलकत्ते के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहती है कि भगवान करे उस कलकत्ता के ऊपर बिजली गिरे, कलकत्ते के ऊपर बिजली गिरे, कलकत्ता का सत्यानाश हो। क्योंकि चंपा नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर कहीं दूर जाए और उससे बिछड़ जाए। इसलिए चंपा कहती है कि तुम पढ़े लिखे आदमी बहुत झूठ बोलते हो कि मैं तो कभी शादी करूँगी ही नहीं, और अगर मुझे शादी कर भी ली ना मैंने तो मैं अपने पति को कहीं नहीं जाने दूँगी, मैं अपने पति को अपने साथ रखूँगी। और रही बात कलकत्ता की, कि कलकत्ता में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। भगवान करे उस कलकत्ता के ऊपर बिजली गिरे। वज्र गिरना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और चंपा पढ़ाई लिखाई की चतुराई और चालाकी का प्रतीक मानती है। चंपा कहती है कि तुम पढ़े लिखे तो बहुत झूठे हो। हे भगवान, कितने झूठ बोलते हो। और ग्रामीण परिवेश का सहज प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, और संवाद शैली का प्रयोग इस कविता के अंदर किया गया है।